अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं भी अपने शौहर से तलाक ले लूंगी और फिर हम शादी कर लेंगे। ये कहने वाली मेरी देवरानी थी, जो इस घर में आई ही इसी मकसद से थी कि मेरे शौहर पे कब्जा जमा सके। मेरा शौहर उसे सख्त नापसंद करता था, मगर अब उसके आगे पीछे फिरने लगा। मुझे देवरानी पे शक था कि उसने शौहर पे जादू किया है, इसलिए एक दिन मैंने अपने कमरे समेत पूरे घर की तलाशी दी। मगर हैरत का झटका लगा जब मुझे तावीज़ अपने कमरे से नहीं बल्कि देवरानी के कमरे से मिले, और करवाने वाला मेरी निगाहों के सामने बैठी मेरी देवरानी की आवाज़ मेरे कानों में किसी बिजली की तरह उतरी थी। अपनी बीवी को तलाक दे दो, फिर मैं भी अपने शौहर से तलाक ले लूंगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे के पीछे खड़ी थी जब मेरी देवरानी के मुंह से निकले अल्फाज मेरे दिल पे नक्श हो गए थे। मैं तड़प के रह गई थी और दिल में सोचने लगी, क्या ये वही लड़की है जो अपने शौहर से नाराज होकर हमारे घर पनाह लेने के लिए आई थी? और यहाँ आते ही उसने मेरे घर का सुख चैन छीनने का इरादा कर लिया। वो मुझे ही मेरे घर से निकालने का फैसला कर चुकी थी। ये सोच सोच कर मेरी जान हलकान होने लगी थी। मैं उस वक्त को पछता रही थी जब मैंने उसे अपने घर में पनाह देने का फैसला किया था। ये उन दिनों की बात है जब मैं और फहद खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। हमारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ था। कमी थी तो सिर्फ औलाद की, लेकिन फिर भी फहद ने कभी मुझे औलाद का ताना नहीं दिया था। फहद का कहना था कि ये सब अल्लाह की रजा है, जब वो चाहेगा हमें औलाद से नवाज देगा। फहद हमेशा मुझे अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत का नाम देते, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे घर की खुशियों को किसी की काली नजर लगने वाली है। उस दिन मैं और फहद डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करने ही वाले थे कि दरवाजे पे जोरदार दस्तक ने हम दोनों को चौंका के रख दिया। फहद अपना नाश्ता टेबल पे रख के उठने ही वाले थे कि मैंने उन्हें बैठने को कहा और खुद दरवाजा खोलने के लिए सहन की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैं सहन में पहुंची और मैंने धीमी आवाज में पूछा, दरवाजे पे कौन है, तो मुझे बाहर से किसी के रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। ये आवाज कुछ सुनी और जानी पहचानी सी थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरी निगाहों के सामने मेरी देवरानी खड़ी थी, जो दर हकीकत मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। उसे इस हालत में देख के मेरा दिल तो मुट्ठी में आ गया। अरे रानिया, क्या बात है, तुम क्यों इस तरह रो रही हो? मेरी आवाज सुनते ही फहद भी सहन में पहुंच गए। मेरे सवाल पूछने पर रानिया मेरे गले से लग गई और ज़ारों कतार रोने लगी। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी बहन, अब मैं किसी सूरत भी इस घर में नहीं जाऊंगी। अरे रानिया, क्या बात है, तुम क्यों इस तरह रो रही हो? मेरी आवाज सुनते ही फहद भी सहन में पहुंच गए। मेरे सवाल पूछने पर रानिया मेरे गले से लग गई और ज़ारों कतार रोने लगी। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी बहन, अब मैं किसी भी सूरत उस घर में नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा देवर इंतहाई बदमिजाज और बद इखलाक इंसान है। मैं एक पल भी उसके साथ और नहीं गुजार सकती। देखो उसने मुझे किस बुरी तरह पीटा है। अपने बाजू पे जख्म दिखाते हुए ज़ारों कतार रो रही थी। मेरा दिल पसीज के रह गया। मेरी जान से प्यारी सहेली, जिसे मैं बहुत ही मोहब्बत और चाव से इस घर में ब्याह के लाई थी, उसकी ऐसी हालत होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। मैंने यूं ही गर्दन घुमाते हुए फहद की तरफ देखा, जो नजरें झुकाए मेरे सामने खड़े थे। मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए मुझे तसल्ली देते कहने लगे, तुम भाभी को लेके अंदर आ जाओ, आखिर सारा मोहल्ला तमाशा देखेगा। फहद की बात बिल्कुल ठीक थी। मैंने रानिया का हाथ पकड़ा और उसे नाश्ते की टेबल पे ले आई। आओ बैठो, नाश्ता करो, और तसल्ली से नाश्ता करने के बाद मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा और अरहम भाई का झगड़ा हुआ क्यों है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से आए दिन तुम लोगों के दरमियान नफरतें बढ़ती ही जा रही हैं? तुम परेशान बिल्कुल मत हो, तसल्ली से नाश्ता करो। मैं खुद आज अरहम भाई से बात करूंगी। आखिर ये क्या तमाशा लगा रखा है? आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा ही रहता है। अभी मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि रानिया तड़प के रह गई। बिल्कुल नहीं, मैं किसी कीमत पे अब उस घर में नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरी जरा बराबर भी इज्जत नहीं। लेकिन रानिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा बेटा है और उसकी उम्र अभी इतनी नहीं कि वो तुम्हारे बगैर रह सके। किसी के लिए न सही, अपनी औलाद की खातिर तुम्हें इस घर में वापस जाना होगा। फहद ने रानिया को ये कहते हुए समझाया कि हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कौन सा घर है जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता? वो फौरन से बोली, आपका घर है ना, आपकी और आपकी बीवी की तो आज तक लड़ाई नहीं हुई, कभी हमने कोई बात नहीं सुनी। तो फिर अरहम भी तो आप ही का छोटा भाई है, क्यों वो घर से लड़ाई को खत्म नहीं करता? क्यों मेरे साथ बदतमीजी और बदइखलाकी से पेश आता है? रानिया ने फौरन से फहद की बात को काटते हुए जवाब दिया, देखो रानिया, तुम मेरी बात को समझो। मैं अरहम से बात करूंगा। मैं जानता हूँ कि वो अपने बड़े भाई की बात कभी नहीं टालेगा। बिल्कुल नहीं, अगर आपने अरहम से बात की तो मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। रानिया गुस्से से खाने की टेबल से उठी और सहन की तरफ जाने लगी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे तुम पागल हो गई हो? फहद कह रहे हैं ना कि वो अरहम भाई को समझाएंगे, तो क्यों जिद पे अड़ी हुई हो? तुम बेफिक्र रहो, जब तक जी चाहे तुम यहाँ रुक सकती हो। ये तुम्हारा अपना ही घर है। खुदा के लिए यार, तुम मुझे इस घर में कुछ दिन के लिए बना दे दो। जैसे ही मेरा कोई बंदोबस्त होगा या मेरी अम्मी के साथ राब्ता होगा तो मैं वादा करती हूँ मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अरहम के घर में कभी भी नहीं जाऊंगी। जिस घर में मुझे इज्जत नहीं मिली, मेरी कदर नहीं, उस घर में अब मैं दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने अपनी देवरानी को तसल्ली दी और नाश्ता करने के लिए कहा। फहद मेरी तरफ हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे। फहद रानिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, अक्सर रानिया की बातों से नाराज हो जाया करते थे। वो नहीं चाहते थे
کہ हमारे घर में रानिया एक लम्हे के लिए भी रुके। फहद बार बार मुझे रानिया को भेजने की बात बोलते, मुझे उकसाते कि मैं रानिया को अपने मुंह से कहूँ और उसे इस घर से जाने के लिए मजबूर करूँ। लेकिन रानिया मेरी देवरानी बनने से पहले मेरी बहुत अच्छी सहेली थी और मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता था कि मैं अपनी सबसे प्यारी सहेली को घर से जाने के लिए कहूँ, और वो भी इन हालात में जब वो बिल्कुल तनहा हो और परेशान हाल हो। मैंने फहद को कुछ दिन के लिए चुप रहने को कहा और उनसे वादा किया कि कुछ दिन तक रानिया को इस घर में रहने दें। मैं उससे बात करके समझा बुझा के उसे वापस अरहम भाई के पास छोड़ आऊंगी। फहद ने मेरी बात पे यकीन किया और रानिया को घर में रहने की इजाज़त दे दी। फहद मेरी देवरानी से बहुत नफरत करते थे, हर वक्त उसे घर वापस भेजने की ही बात करते, मगर फिर एक दिन अचानक फहद का रवैया मेरे साथ तल्ख हो गया। रानिया के साथ उनका रवैया हमेशा तल्ख रहता था, मगर अब मोहब्बत भरा हो गया। फहद को रानिया की हर परेशानी का एहसास होने लगा था। अब फहद रानिया के आगे पीछे फिरते दिखाई देते। जो हाल रानिया मेरे देवर का सुनाया करती, अब इस घर में उसके आ जाने की वजह से मेरे शौहर का वही रवैया मेरे साथ होने लगा। दिन रात मुझे औलाद न होने के ताने देते। मेरी समझ से बाहर था कि आखिर मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर, मुझ पर जान निछावर करने वाला शौहर अचानक से मुझसे यूं पसंद क्यों होता चला जा रहा है। मुझे अपनी देवरानी के तेवर कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे उस पर शक हुआ कि सारा मामला उसी की वजह से खराब है। जब मैंने रानियों को अपने शौहर से ये कहते हुए सुना कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं भी अपने शौहर से तलाक ले लूंगी, फिर हम दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे, ये अल्फाज मेरे रूह में किसी बिजली की तरह उतरे थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर और रानिया मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लिए ये मंसूबा तैयार कर रहे हैं। लेकिन फहद के चेहरे से साफ दिखाई देता था कि फहद पे किस चीज़ के असरात हैं। वो दिल से रानिया को ना तो पसंद करते थे और ना ही दिल से रानिया के साथ रहना चाहते थे। जब वो कमरे में होते तो उनका रवैया मुख्तलिफ होता, लेकिन जैसे ही वो रानिया के करीब जाते उनका रवैया मेरे साथ अजीब व गरीब किस्म का होने लगता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मुझे शक तो पहले दिन ही हो गया था कि रानिया ज़रूर मेरे घर के और मेरे शौहर के लिए कुछ न कुछ जादू करवा रही है। लेकिन मेरे पाँव तले से ज़मीन तो तब निकली जब मैंने रानिया के कमरे की तलाशी ली। मेरा नाम रोशन है और मैं एक अमीर तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा का इंतकाल मेरी पैदाइश से पहले ही हो गया था। अब्बा के इंतकाल के ठीक 1 माह बाद मेरी पैदाइश हुई थी। मुझे मेरी माँ ने पाला था। अब्बा की जायदाद और कारोबार काफ़ी वसी था। अम्मा ने अब्बा के जाने के बाद सारे कारोबार को खुद संभाला। घर के साथ साथ कारोबार की भाग दौड़ भी खूब अच्छे से निभाई। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। अम्मा ने मुझे एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी, इसलिए हर दिल अजीज भी थी। मेरे तमाम असातिज़ा मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। जिस सोसाइटी में हमारा घर था उसी सोसाइटी के बाहर एक पुराना बुसीदा सा घर था, जिसमें रानिया नामी एक लड़की अपने माँ के साथ रहा करती थी। बाहर आते जाते मेरी रानिया से अच्छी खासी दोस्ती हो गई। यूं मेरी रानिया सबसे अच्छी सहेलियों में शुमार होने लगी। मेरी माँ अक्सर मुझसे कहती कि देखो बेटा, दोस्ती हमेशा बराबर वाले लोगों के की जाती है। मुझे रानिया के साथ तुम्हारी दोस्ती समझ में नहीं आती। अम्मा जब ऐसी बातें करती तो मुझे अम्मा की बातों पे बहुत अफसोस होता और मैं कहती कि आप नहीं, ये आपकी दौलत है जो सर चढ़ के बोलती है। मुझे रानिया खुद से भी कहीं ज़्यादा अजीज है, इसलिए मैं उसके बारे में कतन ही कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा जब भी मुझे रानिया के लिए समझाती तो मैं हमेशा अम्मा से लड़ाई झगड़ा करती और भूख हड़ताल कर देती। फिर अम्मा मुझे मनाती और खाना खिलाती। यूं मेरी और रानिया की दोस्ती पूरे ख़ानदान में मशहूर हो गई थी। रानिया भी मेरे बगैर एक लम्हा नहीं रहती थी। मैंने हमेशा रानिया का ख्याल रखा, हर मुश्किल में उसका साथ दिया। उसके पास कपड़े ना होते तो मैं उसे अपने जैसे ही शॉपिंग करवाती, उसे अपने साथ लेके जाती और अपने ही जैसे कपड़े दिलवाती। शुरू में तो अम्मा इस बात से बहुत चिढ़ा करती, लेकिन फिर जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मैं रानिया के बगैर नहीं रह सकती तो अम्मा ने मुझे रोकना छोड़ दिया। अम्मा जानती थी कि मैं किसी के रोके भी नहीं रुकूंगी। मैंने अपने साथ ही रानिया का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। उसके सब अखराजात मैंने उठाए। यूं हम दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने लगी। रानिया भी पढ़ाई में अच्छी थी। मैंने और रानिया ने एक साथ मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और इसके बाद अपने ही कॉलेज में रानिया का एडमिशन भी करवाया। हम दोनों सहेलियां एक दूसरे के बगैर नहीं रहती थीं और इस बात से अम्मा को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। मेरी और रानिया की दोस्ती परवान चढ़ गई थी। हम एक साथ खाती पीती, हंसी मजाक सब एक साथ होता। यहाँ तक कि जब मैं और रानिया कभी इकट्ठी बैठती तो हम लोग एक ही घर में शादी करने की बातें करती। मेरी अच्छी सी जगह से रिश्ते आने लगे, मगर मुझे अभी शादी ही नहीं करनी थी, क्योंकि मैं शादी अपनी पसंद की करना चाहती थी। यूनिवर्सिटी लेवल पर मेरी मुलाकात फहद से हुई, जो मुझसे सीनियर थे। फहद बहुत नेक दिल इंसान और गुड लुकिंग थे। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए सारी जायदाद की इकलौती वारिस भी थी। यही वजह थी कि अम्मा मेरे रिश्ते को लेकर अक्सर परेशानी में रहती। अम्मा का कहना था कि दौलत की लालच में कोई भी मुझे बहला फुसला के अपना दीवाना बना लेगा, अपनी दौलत हड़प के मुझे छोड़ देगा। कभी कभी मुझे भी ये सोच के डर लगता था, लेकिन जब फहद मेरी जिंदगी में आए तो इसके बाद मेरे सारे खौफ और डर खत्म हो गए।
फहद बहुत मोहब्बत करने वाले और मुझ पे जान निछावर करने वाले इंसान थे। मेरी और फहद की दोस्ती का सिवाय रानिया के और किसी को भी नहीं पता था। फहद और मेरी दोस्ती देख के रानिया अक्सर जेलस हो जाती और कहती, अपना स्टैंडर्ड देखो और मोहब्बत देखो तुमने कैसे इंसान से की है जिसके पास ढंग का एक घर तक नहीं है। रानिया जब मुझे इस तरह समझाती तो मुझे इसमें अपनी अम्मा की परछाई नजर आती। यूं कह लें कि वो मेरी अम्मा की बातों में आके ही मुझसे इस किस्म की बातें किया करती। मैंने हमेशा सबको एक ही बात बोली कि मोहब्बत में स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता। मुझे फहद से मोहब्बत है और बेपनाह मोहब्बत है। मैं किसी कीमत पर भी फहद को नहीं छोड़ सकती, चाहे इसके लिए मुझे अपनी दुनियावी हर ख्वाहिश को ही कुर्बान क्यों ना करना पड़े। जब अम्मा को मेरे और फहद के बारे में पता चला तो मेरी जिद के आगे अम्मा ने भी घुटने टेक दिए। वो जानती थी चाहे कुछ भी हो जाए मैं फहद को ना तो भुला सकती हूँ और ना ही उसके बगैर जी सकती हूँ। फहद मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। वे गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे। उनके घर में सिवाय उनके छोटे भाई और अम्मा के और कोई नहीं रहता था। मुझे शादी के बाद भी अपने ही घर में रहना था। इसी शर्त पर अम्मा ने मेरा रिश्ता फहद के साथ तय किया। पहले तो फहद की अम्मा इस बात के लिए नहीं मानती थी, लेकिन फिर अपने बेटे की मोहब्बत के आगे वो भी मजबूर हो गई और उस रिश्ते के लिए हामी भर ली। हम दोनों अपनी अपनी तालीम मुकम्मल करने में मसरूफ रहे। जैसे ये हमारी तालीम मुकम्मल हुई तो अम्मा ने मेरे और फहद के लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी जिसमें मेरी और फहद के एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हुई थी। रानिया स्टिल इस रिश्ते के लिए खुश नहीं थी। मैं रानिया से भी बेपनाह मोहब्बत करती थी, नहीं चाहती थी कि वो मुझसे नाराज रहे। जैसे तैसे करके मैंने रानिया को भी इस रिश्ते के लिए मना लिया। अब मेरा और फहद का मिलना जुलना रहता ही था और रानिया भी हमारे साथ साथ ही रहती थी। आज मैं और फहद अकेले जा रहे थे जब रानिया की कॉल आई। उसे भी हमारे साथ शॉपिंग पे जाना है। मैंने रानिया को साथ ले जाना चाहा, मगर फहद की नाराजगी देखते हुए मैंने बहाने से रानिया को मना कर दिया। फहद हमेशा मुझसे एक बात बोलते कि रानिया अच्छी लड़की नहीं, इसलिए नजरों में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं बल्कि फुतूर और हसद नजर आता है। तुम इससे जितना हो सके दूर रहा करो। मुझे फहद की ये बात हमेशा मजाक लगती और मैं हमेशा उन्हें ये कह के बात टाल देती कि आपके देखने का नजरिया गलत है। मैंने उसके साथ एक अरसा गुजारा है, वो मेरे बगैर नहीं रहती। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मेरे साथ लॉयल है। खैर, इस टॉपिक पे तो हमारी हमेशा बहस ही होती रहती थी। जैसे तैसे करके वक्त गुजरता गया। रानिया की मौजूदगी फहद को एक नजर नहीं भाती थी। यही सोचते हुए कि इस तरह तो मेरी दोस्त मुझसे दूर चली जाएगी और फिर हम एक दूसरे के बगैर रहती भी नहीं थी, मैंने रानिया की शादी की बात अपने ससुराल में चला दी। मेरा छोटा देवर बहुत खूबसूरत और दिल का बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी जगह पे नौकरी भी करता था। मैंने रानिया की अम्मा से बात करके रानिया का रिश्ता उसी घर में तय कर दिया। रानिया मुझसे कहती, खुद तो शादी करके अपने घर में ही रह जाओगी और मुझे उस कंगाल के घर में भेज दोगी। तो मैं रानिया को हमेशा तसल्ली देती कि परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ उसी घर में रहूंगी। ये सोचते हुए हम दोनों सहेलियां बहुत खुश थी। मेरी और रानिया की शादी एक साथ हुई। हम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से की गई। अम्मा ने मेरी शादी के साथ साथ रानिया की शादी का भी सारा खर्च उठाया। मेरी तरह रानिया की भी हर शॉपिंग उसकी पसंद की गई। अब रानिया मेरी सबसे प्यारी सहेली होने के साथ साथ मेरी सबसे अच्छी देवरानी भी थी, मेरी इकलौती देवरानी। मुझे रानिया से दिली मोहब्बत थी और मेरे दिल का सुकून फहद थे। फहद ने मुझे दुनिया जहान की हर खुशी दी। ना होते हुए भी फहद ने मेरी हर खुशी का ख्याल रखा, हमेशा मेरी हर बात को अहमियत दी। घर में मेरी बहुत अहमियत थी। मेरी सास, मेरा देवर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। रानिया तो थी ही मेरी सहेली, उसके लिए तो मेरी खुशी सबसे बढ़ के होती। मेरी खुशी के आगे उसे भी कोई चीज नजर ही नहीं आती थी। मेरी शादी के बाद अचानक से अम्मा की तबीयत खराब रहने लगी और अम्मा ने बिस्तर पकड़ लिया। सारे कारोबार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई। मैं ये जिम्मेदारी अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी। यही सोचते हुए मैंने फहद को अपने कारोबार में जगह दी। फहद दिल के बहुत अच्छे थे, ईमानदार थे, इसलिए अम्मा को फहद के जिम्मे सारा कारोबार लगाना बुरा नहीं लगा था। अम्मा ने सारा कारोबार फहद के जिम्मे लगा दिया। कुछ अर्सा हम एक साथ रहे, फिर मैंने अम्मा के पास शिफ्ट होने का फैसला किया, क्योंकि अम्मा बीमार रहती थी और अकेली होती थी। इस वजह से अम्मा को किसी अपने की जरूरत थी और मेरे और फहद से ज्यादा उनकी अच्छी देखभाल कोई नहीं कर सकता था। मेरे घर से चले जाने से रानिया बहुत उदास रहती थी। वो अक्सर फोन पे मेरे साथ बात तो करती और रोती थी। ऐसा नहीं था कि मैं रानिया के मामलात से बेखबर थी। रानिया के सब मामलात मेरे जरिए ही चल रहे थे। यहाँ तक कि उसके घर का राशन भी मैं ही डलवा दिया करती थी। लेकिन खुदा जाने कब रानिया के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा होने लगी, कब फहद की बातें सब सच्ची होने लगी। रानिया अक्सर ही अपने शौहर से लड़ झगड़ के मेरे घर आ जाया करती। अम्मा की बीमारी की वजह से मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया। ऑफिस का सारा काम फहद के कंधों पे आ गया। फहद बखूबी अपने काम को लेकर चल रहे थे। शादी के बाद रानिया पर तो अल्लाह ताला ने अपना करम कर दिया और उसे औलाद की खुशी भी अता कर दी थी, लेकिन मेरी तरफ से अभी अल्लाह को शायद मंजूर नहीं था। मैंने अभी तक फहद को औलाद की खुशी नहीं दी थी। फहद से जब भी मैं अपनी इस कमी का जिक्र करती तो वो मुझे बहुत ही मोहब्बत और प्यार से समझाते कि ये सब अल्लाह ताला की देन है। जब अल्लाह ताला को हमारे लिए बेहतर लगेगा तो वो हमें औलाद से जरूर नवाजेगा। मेरे और फहद के दरमियान से तो हवा तक भी गुजर नहीं सकती थी। हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। रानिया का बहुत खूबसूरत बेटा पैदा हुआ था। बेटे की पैदाइश के बाद रानिया के अक्सर अपने शौहर अरहम के साथ नाराजगी रहती। वो अक्सर अपनी नाराजगी का जिक्र मुझसे किया करती और मैं हमेशा अपने देवर को समझाती कि मैंने जान से प्यारी सहेली तुम्हें ला के दी है,
इसके बावजूद हम मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हो। तो वो अक्सर मुझसे ये बात कह के मुझे खामोश करवा देता कि भाभी, आप नहीं जानती इसकी हरकतें और आदतें मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। मेरी सास भी हमेशा रानिया की ये शिकायत करती। इस बात से फहद बहुत तंग आ चुके थे। फहद हमेशा मुझसे कहते कि तुमने ना जाने क्या बला हमारे गले डाल दी है। अम्मा और अरहम की तो जिंदगी ही हराम कर दी है। ना वो सुकून से रह सकते हैं और ना ये सुकून से उन्हें रहने देती है। फहद की नफरत रानिया के लिए देख के मुझे बहुत बुरा लगता और मैं फहद से कह देती कि आप तो उसके पीछे हाथ धो के ही पड़ गए हैं। आज भी सुबह जब हम नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि अचानक से रानिया के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो रानिया ऊंची ऊंची रो रही थी। वजह पूछने पर पता चला कि अरहम के साथ रानिया की बहुत लड़ाई हुई है और अरहम ने बेटा छीन लिया है, रानिया को घर से निकाल दिया है। अब हकीकत क्या थी ये तो हम में से कोई नहीं जानता था। फहद रानिया को एक सेकंड के लिए अब अपने घर में बर्दाश्त नहीं करते थे, इसलिए वो बज़िद थे कि उसे वापस उसके ससुराल भेजा जाए। लेकिन मैंने रानिया से वादा किया था कि मैं उसके हर दुख सुख में उसका साथ दूंगी, इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था इस हालत में उसे घर से निकालना। फहद को मेरी हर बात पे एतराज होने लगा था। वो रानिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसी तरह रानिया कुछ दिन के लिए मेरे घर में रुक गई। मैंने फहद को समझाया कि आप परेशान मत हो, कुछ दिन की बात है, मियाँ बीवी में सुलह होगी तो अरहम भाई आकर रानिया को ले जाएंगे। फहद जब भी अरहम को समझाने की कोशिश करते तो वो भी इस बात पे बज़िद था कि मैंने उस लड़की को अपने साथ नहीं रखना। उसका दिल चाहता है तो घर वापस आ जाए, दिल चाहता है तो जहाँ मर्जी चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बेटे को अकेला पाल लूंगा। रानिया के घर से दूर रहने की वजह से घर के हालात बहुत खराब हो गए। मेरी सास और देवर बिल्कुल भी उसे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ फहद रानिया को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करते थे। मैं तो दोनों के दरमियान पिस के रह गई। देखो रोशन, तुमने रानिया को अपने घर में पनाह दे के बहुत बड़ी गलती की है बेटा। सहेलियां या दोस्तियां शादी से पहले तक ही अच्छी लगती हैं। तुमने इस दोस्ती को शादी के बाद भी कायम रखने की जो जिद पकड़ी थी ना, मुझे लगता है वो जिद तुम्हारे घर की बुनियादें तक हिला देगी। आज अम्मा मुझे परेशान होते हुए समझा रही थी। अम्मा की कही कई बातें मुझे भी अब समझ आने लगी। रानिया का रवैया मेरे साथ कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। वो मुझसे ज्यादा फहद के नजदीक रहना पसंद करती थी। फहद के साथ हंसी मजाक करना उसे बहुत अच्छा लगता था और ये बात मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। फहद उससे बहुत नफरत करते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रानिया के रंग फहद पे नजर आने लगे। रानिया फहद को अपने जाल में फंसाने लगी। हर वक्त रानिया फहद के आगे पीछे रहती। आहिस्ता आहिस्ता उसने फहद के सब काम अपने हाथ में ले लिए और मुझे तो जैसे दूध से बाल की तरह निकाल बाहर फेंका। मेरे घर में रहते हुए मेरे घर को दीमक की तरह चाट रही थी। रानिया मुझे मेरे ही शौहर की नजरों में गिराने लगी। वही फहद जो मुझ पे जान निछावर करते थे और मुझे कभी किसी बात के लिए परेशान नहीं होने देते थे, आज मेरी परेशानी उन्हें नजर ही नहीं आती थी। उनकी नजर में सिर्फ और सिर्फ रानिया की परेशानियां ही सबसे अहम थी। वो हर वक्त रानिया को खुश करने में लगे रहते। ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही थी। आज जब मैं अम्मा के पास बैठी उनकी टांगे दुबा रही थी तो अम्मा ने मुझे एक पते की बात बताते हुए समझाया, देखो रोशन, उस लड़की को अपने घर से निकाल दो, अभी भी वक्त है, तुम्हारे घर को ले उड़ेगी। अम्मा की बात मेरे दिल में घर कर गई। मैंने रानिया को उसके घर वापस भेजने का फैसला किया। अपनी सास और अरहम भाई से बात किया और उन्हें इस बात के लिए आमादा किया कि वो रानिया को घर वापस ले जाए। घर ले जाने के बाद वो जो चाहे उसके साथ सलूक करें। मैं बिल्कुल भी किसी मामले में नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे अपना घर बर्बाद होता नजर आ रहा है। खुदा के लिए मेरे घर को बचा ले। मैंने अपनी सास और अरहम भाई की बहुत मिन्नतें की। मेरे बहुत मनाने और रोने के बाद उन्होंने मेरी इस बात पे हामी भर ली कि वो रानिया को वापस ले जाएंगे। आज अरहम भाई आ रहे हैं। खाने की टेबल पर बैठते हुए मैंने ये बात रानिया और फहद को बताई थी। मेरी बात सुनते ही रानिया के चेहरे का रंग तो उड़ गया। वो खाना छोड़ के अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन फहद का रवैया तो अजीब सा हो गया। वो एकदम से मुझ पे चीखने चिल्लाने लगे और कहने लगे, तुमने जरूरत तक महसूस नहीं की कि तुम मुझसे मशवरा ले सको। मुझे फहद का तब्दील शुदा रवैया अंदर से तोड़ रहा था। तभी मुझे शक हुआ कि शायद रानिया फहद के ऊपर या मेरे घर के ऊपर कुछ करवा रही है, कोई जादू टूना कर रही है, जिस वजह से फहद का रवैया मेरे साथ बहुत तल्ख होता जा रहा है। फहद ने मुझसे कहा कि मैं अपनी सास और अरहम भाई को मना कर दूं, वो ना आए, मैं खुद इस मसले का हल निकालूंगा। ये कहते हुए फहद ने भी नाश्ता छोड़ा और अपने कमरे में चले गए। मैं परेशान हाल इस सोच में बैठी रही कि अब क्या होगा। मुझे तो अपना घर तबाह होता दिखाई दे रहा था। मैं डाइनिंग टेबल से बर्तन उठा रही थी जब मेरे कानों में रानिया की आवाज़ पड़ी, जो मेरे शौहर से कह रही थी कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं भी अपने शौहर से तलाक ले लूंगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। रानिया हाथों में हाथ डाले मेरे शौहर के साथ अपनी इश्क की मंजिलें तेजी से तय कर रही थी। आज रानिया की इस हरकत ने मुझे तोड़ दिया और मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि जो मेरी माँ हमेशा से मुझे कहती थी, आज वो सब सच हो रहा था। अम्मा की सारी बातें आज सच साबित हो गई थी। अम्मा हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम आस्तीन का सांप पाल रही हो, एक न एक दिन तुम्हें जरूर डसेगा। रानिया को लेकर जितने भी अम्मा के दिल में शक थे आज वो सच हो रहे थे। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। रानिया पर तो मुझे अफसोस था ही, लेकिन फहद जो कुछ कर रहे थे उनको देख के मेरा दिल बहुत तकलीफ में था। मैंने सारे मामले का जिक्र अपनी सास और अरहम भाई से किया। मेरी सास का कहना था कि रानिया तावीज़ धागे कराती है, वो काला जादू जानती है।
अरहम के लिए भी जगह जगह से कराती फिरती थी, लेकिन यहाँ तो मेरी दुआएं थीं और मैं हर वक्त अरहम को अल्लाह पाक का कलाम पढ़कर पानी पिलाया करती थी। जिस वजह से अरहम पे तो उसका जादू न चल सका, लेकिन वो कम वक्त अपने जादू के जरिए तुम्हारा घर जरूर बर्बाद कर देगी। वो शुरू से ही फहद को हथियाना चाहती थी, क्योंकि फहद बैठे बिठाए ही इतनी जायदाद का अकेला वारिस बन गया और ये बात उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। अरहम भाई की बातें सुन के मेरा दिल तो जैसे मुट्ठी में आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं फहद की नज़रों से रानिया की झूठी मोहब्बत की पट्टी कैसे उतारूं। मैं दिन रात परेशान रहने लगी। तभी मेरी सास ने मुझे मशवरा दिया कि तुम पूरे घर की तलाशी लो, अपने कमरे से लेकर रानिया के कमरे तक की तलाशी लो, तुम्हें जरूर कुछ न कुछ मिलेगा, कोई ना कोई सबूत तुम्हारे हाथ जरूर लगेगा जिसे देख के तुम फहद के दिलो दिमाग से रानिया का फतूर निकाल सकती हो। मैंने ऐसा ही किया। आज जब फहद और रानिया दोनों ही घर में नहीं थे तो मैंने पूरे घर की तलाशी लेना शुरू की। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, समझ से बाहर था कि मैं ये काम अकेले कैसे करूं। तभी मैंने अपने कमरे के साथ साथ पूरा घर छान मारा, लेकिन मुझे कुछ ना मिला। फिर मैंने रानिया के कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। जैसे ही मैं रानिया के कमरे में जाने लगी तो दरवाजे पे घंटी बजी। मैंने डरते हुए रानिया के कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आके बैठ गई। कुछ ही देर बाद रानिया और फहद एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के घर के अंदर दाखिल हुए। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दिल चाहता था कि मैं रानिया का मुंह नोच लूं। ये सिला दे रही थी वो मुझे मेरी मोहब्बत और प्यार का, मेरा खुलूस का। मुझे फहद से भी गिला था, वो कैसे रानिया की चिकनी चिपड़ी बातों में आ गए। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे और उनकी प्लानिंग और ज्यादा सख्त होती जा रही थी। रानिया तो एक लम्हे के लिए मेरे शौहर को अकेला नहीं छोड़ती थी। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मेरी और रानिया की लड़ाई होने लगी थी। मैं अक्सर रानिया को झड़कती तो फहद फौरन से मुझे डांट देते और चुप करवा देते। ऐसा लगता था जैसे फहद ने पूरी तरह से मेरी जगह रानिया को दे दी हो। मैं ज़ारों कतार रोती। मेरी बीमार माँ मेरी ऐसी हालत देख के और ज्यादा परेशान रहने लगी। आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी अम्मा की हालत काफी खराब थी। मैंने फहद से अम्मा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा तो फहद जैसे ही अम्मा को हॉस्पिटल ले जाने लगे तो फौरन मेरी जगह रानिया आके गाड़ी में बैठ गई और फहद को लेकर हॉस्पिटल चली गई। यह अच्छा मौका था। मुझे अपनी माँ की तो परेशानी थी, लेकिन साथ ही मुझे ये मौका भी मिल गया कि मैं उसके कमरे की तलाशी आसानी से ले सकूं। मैंने फौरन उसके कमरे का रुख किया और जाके हर जगह झान मारी। जैसे ही मैंने उसके कपड़ों वाली अलमारी खोली तो उसमें एक थैला पड़ा था, जिसे खोलने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। थैले में अजीबोगरीब किस्म की चीजें पड़ी थी जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी, और काले रंग का कपड़ा और उस पर सफेद रंग से लिखे हुए कुछ नाम थे, जिनमें सबसे पहला नाम फहद का और दूसरा मेरा था। उसके ऊपर लाल रंग से एक क्रॉस का निशान लगा था और साथ कुछ उलट पुलट से अल्फाज में लिखा हुआ था। ये कपड़ा अपने हाथ में लेते हुए मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। रानिया इस कदर बेहया और सेल्फिश हो सकती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने वो सारा सामान अपने हाथ में लिया और अरहम भाई को कॉल करके अपने घर आने को कहा। मैं ये सारा सामान अरहम भाई के हाथ भिजवाना चाहती थी, क्योंकि मेरी सास ही इस मामले का हल निकाल सकती थी। जैसे ही मैं अरहम भाई को कॉल करके बुलाया तो मेरी नजर एक और कागज पे पड़ी। जैसे ही मैंने उसे खोला तो उस पे लिखा नाम पढ़ के मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि ये काला जादू करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि फहद की अपनी सगी माँ थी। कुछ वक्त के लिए तो मैं सख्ते में चली गई। पर्चे पे लिखा हुआ था कि तावीज धागे कराने वाली खातून का नाम बीबी आसिया है। इस नाम ने मेरे पांव तले से जमीन ही निकाल दी। मेरा जिस्म मेरे कंट्रोल में नहीं रहा था। मैं ऊंची ऊंची चीखें मार के रोने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे इर्द गिर्द हर इंसान मतलबी और खुदगर्ज है। आखिर मेरी सास को मुझसे क्या शिकायत हो सकती है? वो क्यों इस तरह की हरकत कर रही है? क्यों अपने ही बेटे का घर बर्बाद कर रही है? बल्कि अपने एक बेटे का नहीं, दोनों का घर बर्बाद कर रही है। मुझसे ये बात तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने फौरन से सारा सामान पकड़ा और अपनी सास के घर का रुख किया। मैं ज़ारों कतार रो रही थी। मुझे अपनी बीमार माँ की फिक्र भी खाए जा रही थी, लेकिन अपने घर के बर्बाद होने की परेशानी ने मुझे बावला सा कर दिया। सारा सामान लिए जैसे ही मैं अपनी सास के घर पहुंची तो मुझे इस हालत में देख के मेरी सास का रंग उड़ गया। वो परेशान होते हुए मेरे करीब आई। तभी मैंने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं रुकने का कहा। रुक जाएं अपनी जगह पे अम्मा, ये सब आप कैसे कर सकती हैं? क्या आपको मैं फहद की जिंदगी में पसंद नहीं? आप क्यों इसमें रानिया का साथ दे रही हैं? उसके हर उल्टे काम में आप साथ दे रही हैं। आज ये जान के मुझे दिली अफसोस हुआ। अम्मा, क्या आपने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की? मैं लगातार ज़ारों ज़ार रोते हुए बोलती जा रही थी और अम्मा और अरहम भाई मेरी शक्ल ही देख रहे थे। सारी बातें सुनने के बाद अम्मा ने कहा कि तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं क्यों अपने ही बेटे का घर बर्बाद करूंगी? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम नहीं समझती कि तुम्हारा घर बर्बाद होने के साथ साथ मेरे अरहम का घर भी बर्बाद हो रहा है? तो क्या कोई माँ चाहेगी कि उसके बच्चों के साथ ये सब कुछ हो? मेरी बातें शायद अभी तक अम्मा को समझ नहीं आई थी। मैंने थैले में से चीजें निकालकर वो पर्ची अम्मा के हाथ में थमाते कहा, तो फिर ये सब क्या है? उस पर्ची पे आपका नाम क्यों लिखा है? अम्मा वो पर्ची देख के हैरान रह गई और सख्ते में चली गई। अरहम भाई ने जब वो पर्ची देखी तो वो भी परेशान होकर अम्मा का चेहरा देखने लगा। मेरी सास सर पकड़ के बैठ गई और कहने लगी, खुदा का खौफ नहीं आया इस लड़की को? ये अपनी चाल में मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं अम्मा की बात से हैरान थी। ये आप क्या कह रही हैं? रानिया आपको क्यों फंसाएगी? इस पर साफ साफ आपका नाम लिखा है अम्मा।
मेरी बात सुनते ही मेरी सास कहने लगी, ये पर्ची तो वो है जो रानिया ने मुझे ला के दी थी। मैं और अरहम भाई हैरान होकर रह गए। रानिया रानिया ने ये पर्ची आपको क्यों ला के दी? मेरे सवाल पूछने पे मेरी सास ने बताया कि रानिया ने मुझसे कहा कि उसके कुछ जानने वाले हैं, वो तावीज़ धागा करते हैं औलाद के लिए और मुझे तुम दोनों के लिए तावीज़ करवाना चाहिए। तो मैं उसके साथ तुम दोनों के लिए दुआ कराने के लिए जब आस्थाने पहुंची तो मुझे वहां जाके मालूम हुआ कि वो शख्स काला इल्म करता है। तो मैंने रानिया को साफ इनकार कर दिया कि मुझे फहद और रोशन के लिए कोई दुआ या तावीज़ धागा नहीं करवाना, जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। ये पर्ची तो तब उन्होंने अमल करने से पहले मेरे हाथ में थमाई थी और ना जाने ये पर्ची उस लड़की के पास अब तक क्या कर रही है। मेरी सास ने फौरन से वो थैला खोला और उसमें जो जो कुछ लिखा था वो देख के वो दोनों भी दंग रह गए। जल्दी से अरहम भाई को साथ लिया और मुझे लेके उस आस्थाने पे पहुंची जहाँ से रानिया ये सब काम करवा रही थी। मैंने उस आदमी को अपना अमल खत्म करने के लिए कहा तो उसने मुझसे मुंह मांगी रकम वसूल की और जो कुछ किया था वो सब खत्म कर दिया। जादू का तोड़ करवाने के लिए मुझे पहले ही कहा गया था कि फहद की सेहत पे बहुत असर पड़ेगा, लेकिन मेरी मोहब्बत तो यकीन इस बात की गवाही देते थे कि मैं फहद को कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने फहद का दिन रात बहुत ख्याल रखा। फहद अचानक से बीमार पड़ गए। रानिया का असल चेहरा अब सबके सामने आ चुका था। सब उससे नफरत करने लगे थे। मैं अभी तक इस सदमे में थी कि रानिया ने मेरे साथ क्या किया। मैं उसे धिक्के दे के घर से निकाल देना। अरहम भाई ने भी उसे तलाक दे दी और बच्चा मेरी गोद में डाल दिया। मैं बच्चे को कभी भी माँ से जुदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन रानिया ना तो एक अच्छी बेटी थी और ना ही एक अच्छी बीवी, तो फिर वो एक अच्छी माँ कैसे बन सकती थी। यही सोचते हुए बच्चा मैंने गोद ले लिया। अशर के गोद लेते ही अल्लाह ताला ने मुझ पे भी अपना करम कर दिया। रानिया की गई गलतियों का खसारा मैंने फहद की सेहत से अदा किया। उसकी सेहत बहुत ख़राब रहती थी, मगर मेरे यकीन और एतमाद ने उसे दोबारा जीने के काबिल बना दिया। वो दोबारा से सांस लेने लगे। उनके ठीक हो जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। वो ये सोच सोच के परेशान होते कि आखिरकार वो रानिया की बातों में कैसे आ गए। उन्हें अभी तक हकीकत का कुछ पता नहीं था। बस वो ये समझते थे कि मैं रानिया की बातों में आके ये सब कर रहा था। हालांकि हकीकत तो कुछ और ही थी। फहद का अपने दिलो दिमाग पे कोई कंट्रोल रहा ही नहीं था। वो एक कटी पतंग की तरह रानिया के बिछाए हुए जाल में फंसते ही जा रहे थे। फहद के ठीक होते ही अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया, मुझे भी औलाद की खुशी से नवाजा। अब मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मेरा शौहर जो बेइंतहा मोहब्बत और प्यार करने वाला है, और मेरा पहला बेटा अशर और दूसरा बेटा अहमद मेरी जिंदगी के अहम किरदार हैं। आज मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया और मेरी अम्मा मुझे छोड़ के अपने खालिक हकीकी से जा मिली। अब ये घर मुझे काटने को दौड़ता था। इस घर में मेरा कोई बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने अरहम भाई और अपनी सास को अपने पास बुलाने का फैसला किया। मेरी सास मेरी माँ से कम नहीं थी, वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। इसी घर में लाने के बाद मैंने अरहम भाई की एक नई जगह शादी की। अरहम भाई भी अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला ने मेरे घर पे अपना खास करम किया। मैं आज भी जब अपने माजी के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह तक काम जाती है। मुझे यूं लगता है कि अल्लाह ने मुझे मौत के मुंह से निकाला। अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मेरी सब बहनों से एक ही गुजारिश है कि सहेलियां और दोस्तियां सिर्फ शादी से पहले तक ही अच्छी लगती हैं, शादी के बाद ये वबाल बन जाती हैं। लिहाजा अपने घर की और अपने खुशियों की हिफाजत हमें खुद करना होगी। कौन कब और कैसे आपका दुश्मन बन जाए कोई नहीं जान सकता।